Hey everyone, a very good morning to all of you and let's start our lecture today जहाँ पे हम अक्टूबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद इकोनॉमी, है ना। इकोनॉमी के करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2022। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन नेवर मिस आवर न्यू अपडेट्स। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज का पहला आर्टिकल देखते हैं एंड आवर फर्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट स्कीम। ठीक है, NEIA स्कीम, है ना। तो सबसे पहले तो ये NEIA के बारे में बात करते हैं। ये एक ट्रस्ट है बेसिकली, है जिसको 2006 में बनाया गया था, है ना। इसका मकसद क्या है, क्यों बनाया गया था इसको, ताकि हम मीडियम से लॉन्ग टर्म जो लेंडिंग है, मीडियम से लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के जो एक्सपोर्ट्स हैं, है ना, उनकी हम क्रेडिट इंश्योरेंस दे पाएँ। तो अब आपको थोड़ा वो ना टफ लगा होगा यार ये क्या है नॉटिंग की, तो मैं बता देता हूँ। शुरुआत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो एक बॉडी है दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। ये एक बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम करती है ना। इसको इसलिए बनाया गया था ताकि हम एक्सपोर्ट जो है इंडिया से उसको हम बेनिफिट कर पाएँ। कैसे बेनिफिट कर पाएँ एक्सपोर्ट्स को? देखो अभी मैं आज मान लो मैं ऑस्ट्रेलिया में कुछ प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, है ना। लेट्स से मैं मेरी कंपनी ऑस्ट्रेलिया में किसी कंपनी को एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रही है ना, तो ये मेरे को पेमेंट देगा, है ना। और बहुत बार ऐसा होता है कि एडवांस पे नहीं होता है ना। मान लो मैंने पहले उसको प्रोडक्ट दे दिया, बाद में उसका पैसा आ रहा है 30 दिन बाद, है ना। तो मान लो उसने पैसा नहीं दिया, है ना, मान लो उसने पैसा नहीं दिया, तो ये जो मैंने उसको प्रोडक्ट दिया है इसका कुछ इंश्योरेंस होगा ना। इसका कुछ मैं इंश्योरेंस करा के भेजूंगा जो मैं इंश्योरेंस कंपनी से लूँगा। वही इंश्योरेंस कौन प्रोवाइड करता है? ECGC। तो ECGC के पास बेसिकली भी 85% ऑफ द मार्केट है इस इंश्योरेंस का। जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं उसके इंश्योरेंस का 85% मार्केट ECGC के पास है, दैट इज़ एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। तो इससे हो क्या रहा है? इससे ये हो रहा है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहेंगे कि हम एक्सपोर्ट करें, है ना। क्योंकि ऑब्वियसली बाहर तो माल महंगे में बिकता है ना। आप अगर कोई इंडिया से चीज़ लेके US में बेचोगे तो ऑब्वियसली यू विल हैव अ प्रीमियम। बट लोग नहीं करते हैं बिकॉज क्रेडिट इंश्योरेंस नहीं होता है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है। बट इसी के लिए ECGC आया था ताकि इंडिया से एक्सपोर्ट मार्केट को हम बढ़ा पाएँ, है ना। अब ये नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट क्या करेगा, ये भी इसमें एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। मान लो 5 लाख का इंश्योरेंस जो है, लेट्स से जैसे एन एग्जांपल, मान लो 5 लाख का इंश्योरेंस जो है वो ECGC दे रहा है ना, तो हो सकता है 2 लाख का और एडिशनल सपोर्ट जो है वो ये नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट स्कीम में दे दिया जाए। ठीक है, और ये कुछ जो ऐसे सेक्टर्स हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंस हो गया, है ना, इसके एक्सपोर्ट्स हो गए, या फिर कोई और ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी को हमको एक्सपोर्ट करना है, उस टाइप के जो एक्सपोर्ट्स हैं, है ना, जो ऐसे मीडियम टू लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट्स वाले प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें ये एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, एडिशनल कवर देगा, है ना, इन एडिशन टू जो ECGC ऑलरेडी देता है ना। तो इट्स इम्पैक्ट इन इनेबलिंग द प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स हैज़ बीन मोस्ट सिग्निफिकेंट इन अफ्रीका एंड साउथ एशिया। तो जो इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं अफ्रीका और साउथ एशिया में, उसमें उन्होंने ज़्यादा बेसिकली सपोर्ट दिया है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ECGC जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर होली ओन सब्सिडरी है ना। एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करती है, क्रेडिट इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है ना, अगेंस्ट नॉन पेमेंट ऑफ रिस्क, है ना। नॉन पेमेंट रिस्क, मान लो पेमेंट आपको वापस नहीं आया तो फिर ECGC आपको वो पैसे देगा, है ना, जितना भी इंश्योरेंस होगा उस पर, है ना। इट मे बी ड्यू टू कॉमर्शियल और पॉलिटिकल रीजन, कुछ भी किसी भी तरीके से आपको पेमेंट नहीं मिल सकता है ना। मान लो कुछ भी हो गया, वहाँ पे सरकार चेंज हो गई जहाँ पे आपने अपना माल एक्सपोर्ट किया है ना, तो उसने मना कर दिया भाई हम नहीं देंगे, हटाओ। तो कुछ भी हो, ECGC जो है वो आपको गारंटी देता है इस चीज़ में, है ना। ECGC इज़ अ मार्केट लीडर, 85% मार्केट है, मैंने आपको बताया है ना। तो ये सब है ना। ये आप डेटा पढ़ लेना कि इट प्रोवाइडेड सपोर्ट टू एक्सपोर्ट्स वर्थ 6.02 लाख और 28% ऑफ द मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स, है ना, इन फिजिकल ईयर 21। तो ये हो गया हमारा ECGC के बारे में बात। अब आगे बढ़ते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं, है ना। तो क्या है ये रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट क्या होता है, व्हाट इज़ अ सर्टिफिकेट? आप मान लो बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाता हूँ, जब भी आप कोई कोर्स कंप्लीट करते हो तो आपको उसके लिए एक सर्टिफिकेट मिलता है ना, कि भाई आपने जो है वो, इस पे लिखा रहता है कि द सो एंड सो मिस्टर, लेट्स से मेरा नाम है मिस्टर भीष्म तैलियानी, कंप्लीटेड अ कोर्स ऑन इकोनॉमिक्स, है ना, वी फ्रॉम लेट्स से दिल्ली यूनिवर्सिटी, है ना। इस टाइप से मिलेगा मेरे को, है ना।
सर्टिफिकेट मिलेगा अगर मैं इकोनॉमिक्स का कोर्स करता हूँ, तो सर्टिफिकेट ये हो गया। अब रिन्यूएबल एनर्जी के कंटेक्स में क्या सर्टिफिकेट है, तो देखो हमने एक एनवायरनमेंट में कंसेप्ट पढ़ा था, दैट वाज कार्बन ट्रेडिंग वाला कंसेप्ट पढ़ा था ना, कि भाई कोई अगर कंपनी और एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा कार्बन एमिट करती है तो वो क्या कर सकती है, ये जो ऐसी कंपनी जो कम एमिट कर रही है वो एक सर्टिफिकेट इशू कर सकती है ना, इसको कि भाई इतना जो मैंने कम किया है वो तुमने मेरे बदले ज़्यादा कर दिया है ना, तो नेट में ज़ीरो एमिशन रहा, ठीक है। इसी टाइप से रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट भी है। इसमें क्या है, ये एक मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है ना, टू प्रमोट रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट ये बोलती है कि आपको मिनिमम मतलब कुछ पर्टिकुलर रिन्यूएबल एनर्जी से पावर लेनी है ना। मान लो ये थ्रेशोल्ड है कि मेरे को इतना पावर रिन्यूएबल एनर्जी ही लेना है रादर देन जो थर्मल एनर्जी है ना, और मैं इतना कंप्लीट नहीं कर पाया, लेट से मैंने कम ही पावर लिया, मानो मैं शॉर्ट पड़ गया इतना रिन्यूएबल एनर्जी यूटिलाइज़ करने से। तो जो ऐसी कंपनी है जिसने ज़्यादा यूटिलाइज़ किया होगा ये थ्रेशोल्ड लिमिट से, उससे मैं एक सर्टिफिकेट ले लूँगा कि भाई तुम मेरे को सर्टिफिकेट दे दो कि तुमने जो ये ज़्यादा किया है वो मैं अपने में इंक्लूड कर रहा हूँ, है ना, ताकि मैं इस लेवल तक पहुँच जाऊँ। ऑब्वियसली कि कुछ पैसे देगा ये इसको, फिर ये सर्टिफिकेट इशू करेगा इसका। तो इसी टाइप से है ये रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, है ना। इट इज़ अ मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोट रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी। 1 REC जो एक 1 रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट होता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 मेगावाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, है ना। तो जैसे हम वहाँ पे था ना कि एक जो कार्बन सर्टिफिकेट था दैट वाज इक्वल टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, है ना, जैसे वहाँ पे था वैसे यहाँ पे भी है। 1 रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 मेगावाट आवर, है ना, मेगावाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, है ना। कार्बन ट्रेडिंग में जैसे पढ़ा था वैसे ही रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, है ना। अगले आर्टिकल के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ अबाउट डिजी सक्षम प्रोग्राम, है ना। तो क्या है ये डिजी सक्षम प्रोग्राम, तो नाम में क्या है, डिजी, डिजी मतलब डिजिटल, है ना, डिजिटल। और सक्षम मतलब क्या होता है, व्हाट इज सक्षम, सक्षम मतलब केपेबल, आप केपेबल उतने हो, आप सक्षम हो कि नहीं हो, है ना। हम बोलते हैं ना यार तुम सक्षम हो इस काम के लिए कि नहीं हो, मतलब आप केपेबल हो उस काम के लिए नहीं, आपके पास उस काम को करने के लिए स्किल्स हैं कि नहीं है, है ना, दैट इज सक्षम, है ना। तो डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए प्रोग्राम है ना, नाम से पता चला ना डिजिटल स्किल, मैंने तो कुछ अलग से कुछ पढ़ा नहीं, डिजिटल स्किल प्रोवाइड करने के लिए प्रोग्राम है। डिजिटल स्किल प्रोवाइड करने से क्या होगा, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, किसकी, यूथ की, है ना, यूथ की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, है ना। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो कौन सी मिनिस्ट्री होगी इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, है ना। समझ में आ गया कैसे रिलेट हो रहा है, समझ में आया। डिजिटल है, स्किल प्रोवाइड करेंगे, स्किल से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इसको किसने लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया है मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। जॉइंट इनिशिएटिव है किसका, माइक्रोसॉफ्ट का और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का, ताकि हम इन्हांस कर सके एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यूथ, है ना। तो देखो अब इसमें हमको डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड करना है, तो कोई डिजिटल कंपनी होगी, माइक्रोसॉफ्ट इज अ डिजिटल कंपनी, तो ऐसे आप याद कर सकते हो, है ना। इस टाइप से आप एलिमिनेट भी कर सकते हो ऑप्शन अपने प्रीलिम्स में, है ना। तो इसमें 3 टाइप्स के स्किल्स ट्रेनिंग होंगी, कौन कौन सा है, एक है सेल्फ पेस्ड लर्निंग, मतलब कि आपको मान लो एक कोर्स दे दिया गया, आप बोला गया कि आप अपने हिसाब से पढ़ो, है ना, इस टाइप से होगा। एक होगा VILT मोड ट्रेनिंग, वर्चुअल इंस्ट्रक्टर होगा जो आपको पढ़ाएगा, है ना, उस टाइप से। एक होगा ILT, एक इंस्ट्रक्टर लेड होगा, लाइव क्लासेस होंगी, है ना। फिर नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के थ्रू आप जॉब भी सर्च कर सकते हो, है ना। वह नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पता नहीं क्या होता है, बताता हूँ मैं। पहले ये देख लेते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम ऑफ इंडिया, है ना। तो अब हम आगे बात करते हैं नेशनल करियर सर्विस के बारे में। तो नेशनल नाम में पता चल रहा है नेशनल करियर सर्विस है ना। तो करियर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना, करियर से रिलेटेड मतलब कि यार आपको कहाँ जॉब मिल सकती है, तो कहाँ जॉब मिल सकती है, क्या क्या स्किल्स आप एक्वायर कर सकते हो, ये सारी टाइप की चीज़ें नेशनल करियर सर्विस में मिलती हैं, प्रोजेक्ट में इंश्योर होती हैं। अब इसके लिए सरकार ने एक पोर्टल बनाया है, आप इनके पोर्टल पे जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है, स्टेट वाइज जॉब्स लिस्टिंग होती है कि भाई छत्तीसगढ़ में लेट से आज 2000 जॉब्स है ना। अब वो जैसे ही आप क्लिक करोगे कि भाई लेट से आप छत्तीसगढ़ के हो, तो आपने छत्तीसगढ़ पे क्लिक किया, है ना। तो आपने जब छत्तीसगढ़ पे क्लिक किया तो एक पोर्टल खुल जाएगा, उसमें फिर आपसे पूछेगा कि कौन सी टाइप की आपको जॉब चाहिए, डेटा एंट्री जॉब चाहिए, कुछ पर्टिकुलर आपको स्किल आता है, जैसे मान लो आपको एक्सेल आता है, तो आपने लिख दिया कि मेरे को सॉरी मेरे को डेटा एंट्री वाली जॉब चाहिए, है ना। फिर आपसे पूछेगा कि कितना आप मंथली पेमेंट चाहते हो, आप आर्ली पेमेंट चाहते हो, आप कैसा पेमेंट चाहते हो, है ना। तो वो आप लिख दो कि मैं आर्ली इतना पेमेंट चाहता हूँ, फिर आप सर्च पे दबा दो, तो जो आपके रेलेवेंट चीज़ें हैं वो, जो रेलिवेंट जॉब्स हैं वो मिल जाएंगे आपको, समझ में आ रहा है। तो इस टाइप से जो है ये नेशनल करियर सर्विस पोर्टल है ना, ताकि हम एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ा पाएँ, है ना।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं और जल जीवन मिशन के बारे में बात करते हैं। तो जल जीवन मिशन किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का है। जल ही जीवन है, मतलब पानी को हम कंजर्व करेंगे, है ना, कंजर्व करने के लिए भी है और पानी की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए भी है ना। तो इसमें क्या है, इसमें हम ये इंश्योर करेंगे कि 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे हर रूरल हाउस होल्ड में अवेलेबल होना चाहिए थ्रू टैप, है ना। तो फंक्शनल होना चाहिए पहली बात, तो वो जो नल का है आपका, टैप जिसको बोलते हैं, उससे जो पानी निकलता है ना, दैट शुड बी फंक्शनल। वो टैप जो है वो फंक्शनल होना चाहिए और 55 लीटर ऑफ वाटर, है ना, पर पर्सन पर रूरल हाउस होल्ड एटलीस्ट होना चाहिए, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का है ये, है ना। मिशन एंश्योर्स फंक्शनैलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई सिस्टम्स, वाटर कनेक्शंस, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड टेस्टिंग एज वेल एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। समझ में आ रहा है? तो ये जो है इसका मकसद है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम रिपोर्ट के बारे में। तो ये इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम रिपोर्ट किसने लॉन्च किया है? पहली बात तो ये है DPIIT का। नाम में आ गया ना, इंडस्ट्री से कुछ भी रिलेटेड होता है तो जनरली DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल है ना। तो मिनिस्ट्री भी वही होगी जिसकी नाम में इंडस्ट्री होगा। तो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके नाम में इंडस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, है ना। तो इसके अंदर एक ही डिपार्टमेंट है जो बहुत ज़्यादा काम करता है, दैट इज़ DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, है ना। उसमें भी इंडस्ट्री आ रहा है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने ये रिपोर्ट रिलीज़ करी है। ये बेसिकली क्या करता है, जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स होते हैं ना, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पेशल SECs हो गए, है ना, इंडस्ट्रियल एरियाज़ हो गए, पार्क्स हो गए, है ना, इस टाइप से, और इंडस्ट्रियल क्लस्टर हो गए। तो आपने देखा होगा हर एक मतलब जो भी बड़े बड़े टाउन्स होते हैं वहाँ पे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स होते हैं टाउन के बाहर। जैसे फॉर एग्जांपल रायपुर में रायपुर में कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, सिलतरा है ना, वो एक इंडस्ट्रियल जोन है, उरला है वो एक इंडस्ट्रियल जोन है ना, टिल्डा है वो एक इंडस्ट्रियल जोन है। तो इस टाइप से सेक्टर्स आइडेंटिफाई होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, सेक्टर 1, सेक्टर 2, इस टाइप से, है ना। तो उनके बारे में ये, उनको बेसिकली ये रेट करता है और उनको रेट करके ये क्या बताता है कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, इस टाइप से रैंकिंग करता है। और क्या, कौन कौन से पैरामीटर्स पे ये रैंकिंग करता है? इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर पे करता है, एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर पे करता है, बिजनेस सपोर्ट पे करता है, बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज कैसी हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, सेफ्टी मैनेजमेंट कैसा है ना, क्लीनिनेस कैसा है, इस टाइप पे करता है। मकसद क्या है, क्यों करेगा ये? ताकि भाई बाहर से जो इन्वेस्टर आ रहा है, जिसको इन्वेस्ट करना है किसी इंडस्ट्रियल एरिया में, वो इन बेसिस पे डिसीजन ले सके, है ना। तो इसलिए ये किया गया। जैसे मान लो आप अमेज़न से कोई प्रोडक्ट लेते हो तो आप उसके सारा स्पेसिफिकेशन वो सब पढ़ते हो ना, कि रिव्यूज़ भी पढ़ते हो कैसा रिव्यू है ना। उसी टाइप से ही अब ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भी करने की कोशिश है ना। तो ये हो गया इंडस्ट्रियल पार्क्स रेटिंग सिस्टम। उसके बाद अगला बात करते हैं अबाउट PM मित्र पार्क्स। तो PM मित्र का फुल फॉर्म क्या है? मेगा, इट इज़ बेसिकली मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अपैरल पार्क्स, है ना। तो बेसिकली मित्र का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अपैरल, है ना। तो अब ये याद रखो ये टेक्सटाइल से रिलेटेड है ना। हमको करना क्या है इसमें, प्रधानमंत्री मित्र पार्क में करना क्या है? पार्क है तो पार्क में मतलब क्या होता है? पार्क में आज देखोगे आजकल जो पार्क बनते हैं उसमें क्या है, जिम भी इंक्लूड हो गया है ना। आप वॉक कर सकते हो, आप मेडिटेट कर सकते हो, आप एक्सरसाइज भी वहाँ कर सकते हो, है ना। तो वैसे ही टेक्सटाइल एनर्जी के लिए पार्क बनाए। अब पार्क जो टेक्सटाइल एनर्जी का टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पार्क होगा, उसमें क्या होगा कि सारी फैसिलिटी एक ही जगह पे इंटीग्रेटेड होंगी। मतलब कि यान से, मतलब जो आपका कपड़ा बनता है वो किससे बनता है? वो यान से बनता है। सबसे पहले स्पिनिंग होता है, यान का स्पिनिंग होता है ना, फिर वीविंग होता है, फिर उसके ऊपर आपका प्रोसेसिंग होता है, डाइंग होता है, कलर चढ़ता है उसके ऊपर, कलर को सुखाया जाता है, फिर प्रिंटिंग होता है ना, फिर फिनिशिंग होता है ना। तो ये सारा पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। से लेकर जब तक आपके पास आता है तब तक बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं बीच में, है ना। तो ये सारे प्रोसेसेस को एक ही क्लस्टर में लाने के लिए, एक ही जगह पे लाने के लिए, एक ही पार्क में लाने के लिए ये मेगा PM मित्र पार्क था, है ना। अभी अगर आप देखोगे, जैसे मैं भिलवाड़ा गया था, तो भिलवाड़ा इज़ अ वेरी बिग टेक्सटाइल मार्केट, है ना। वहाँ पे बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं। तो आप वहाँ देखोगे कि जो वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है ना, वहाँ पे कोई स्पिनिंग प्लांट है ना, कोई स्पिनिंग प्लांट अलग है, वीविंग प्लांट अलग है ना, फिर एक फाइनल मैन्युफैक्चरिंग वाला डाइंग प्लांट अलग है ना। तो इनसे क्या होता है, यहाँ से प्रोसेस होकर पहले इधर वाले प्लांट में आता है, फिर इधर वाले प्लांट में आता है, फिर ऐसे ऐसे मूव करता रहता है। तो अब इनका मकसद ये है कि हम एक ऐसा ही लोकेशन बना देंगे, एक ऐसा ही पार्क बना देंगे जिसमें सारे प्रोसेसेस एक साथ ही हों। स्पिनिंग हो रहा है, फिर वीविंग हो रहा है, फिर डाइंग हो रहा है, प्रिंटिंग हो रहा है, ये सारे प्रोसेसेस एक ही चेन में चलते रहें और फिर फाइनल प्रोडक्ट हमारा निकल जाए, एकदम धागे से फाइनल प्रोडक्ट हमारा निकल जाए, है ना। ये मकसद है इस
मित्र पार्क का, है ना। तो फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, मतलब एक्सपोर्ट भी यहीं से हो जाए, है ना। तो पार्क विल हैव एन इंक्यूबेशन सेंटर, एक इंक्यूबेशन सेंटर होगा, कॉमन प्रोसेसिंग हाउस होगा, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होगा, है ना, और अदर टेक्सटाइल रिलेटेड फैसिलिटीज़ होंगी सच एज डिज़ाइन सेंटर्स एंड टेस्टिंग सेंटर्स, ठीक है। बहुत ही गंदी, वहाँ पे आप जाओगे ना, मैं गया था टेक्सटाइल जो प्लांट होते हैं, बहुत ही अलग सी स्मेल आती है, मतलब ऐसे लगेगा अरे सफोकेशन हो रहा होता है वहाँ पे। तो इट विल रिड्यूस, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनसे ट्रीट होता है ये सब ना। इट विल रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट, स्ट्रेंथन द वैल्यू चेन ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर, है ना। तो इससे क्या होगा, उसका कॉस्ट कॉस्ट मतलब कम होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑब्वियसली हम बचा सकेंगे, क्योंकि एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक हम नहीं जाना पड़ेगा, है ना। तो वो हम कर सकते हैं और हम वैल्यू चेन को बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये होगा इसका मकसद। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेशनल डिजिटल लाइफ स्टॉक मिशन के बारे में बात करते हैं। तो क्या है ये, डिजिटल है, लाइफ स्टॉक है। लाइफ स्टॉक क्या होता है, जैसे ये कैटल हो गई, है ना, जो आप पालतू जानवर का करते हो ना, जैसे कोई गाय गाय से आप वो दूध निकालते हो, तो दैट इज़ ऑल लाइफ स्टॉक, है ना। आप अगर पोल्ट्री फार्म है आपका, तो दैट इज़ ऑल्सो लाइफ स्टॉक। गोट पालते हो तो दैट इज़ ऑल्सो लाइफ स्टॉक, है ना। तो इस सबको डिजिटल ले जाना है, मतलब क्या हम इसका फेसबुक अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं क्या, नहीं 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 भाई, फेसबुक अकाउंट क्रिएट नहीं करने वाले हम इसका। हम क्या करेंगे, हम एक ऐप बनाएंगे इस टाइप का, देखो पोर्टल है ना ये इस टाइप का, तो इस टाइप का पोर्टल बनाएंगे। जैसे कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, जैसे बाहर क्या होता है ना कि बाहर पता नहीं इंडिया में ऐसा है कि नहीं, बाहर जैसे मैं जर्मनी गया था, तो वहाँ पे जो उनके सुपर मार्केट्स होते हैं ना, वैसे इंडिया में भी है ये, वहाँ पे क्या होता है कि गूगल आजकल करने लगता है कि गूगल लेंस के थ्रू आप कर सकते हो। जैसे मान लो डी मार्ट में आप जाओ, तो वहाँ पे एक प्रोडक्ट रखा है मान लो, है ना। फिर प्रोडक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, तो आप गूगल लेंस से उसको स्कैन कर लो, तो गूगल आपको सारा पूरा चिट्ठा दे देता है उस बारे में, है ना। वैसे ही एक पर्टिकुलर ऐप भी हो सकता है। हम ये जैसे प्रोडक्ट्स के लिए कर रहे हैं, वैसे हम ये जानवर के लिए भी कर सकते हैं ना। जानवर के लिए भी वैसे होता है, बट अलग इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए इसमें। हम क्या करेंगे, हम जानवर की ऐसे फ़ोटो ले लेंगे, फिर उसके बारे में सारी डिटेल मेरे पास आ जाएगा, उसका हेल्थ कार्ड आ जाएगा पूरा, कि इस जानवर को ये डिसीज़ है, इसका ये हुआ था, इसका ये हुआ था, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये एक चीज़ है डिजिटल लाइफ स्टॉक मिशन में, कि मतलब हम क्या करेंगे, हम सारा कुछ डिजिटल कर देंगे, इस पूरे एनिमल हस्बेंड्री वाले जो भी ये वाला डिपार्टमेंट है ना, उसको पूरा हम डिजिटल कर देंगे। अब इसमें क्या होगा, हम इसमें फार्मर्स को हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे फार्मर्स को, सारे इन्फॉर्मेशन बताने के लिए, जितनी भी इन्फॉर्मेशन डेयरी से रिलेटेड है, लाइफ स्टॉक से रिलेटेड है, सब उनको इस पोर्टल पे मिल जाएगा, है ना। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। क्या है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म में, जिसको जॉइंटली डेवलप किया है किसने, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने, है ना। उसके बाद क्या मकसद है इसका, इट एम्स टू क्रिएट अ फार्मर सेंट्रिक टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इकोसिस्टम, है ना। टेक इनेबल्ड इकोसिस्टम होगा वेयर द फार्मर्स आर एबल टू रियलाइज बेटर इनकम थ्रू लाइफ स्टॉक एक्टिविटीज़। तो फार्मर्स को इसमें ये भी पता चल जाएगा कि भाई दूध का प्राइस बाहर कितना ट्रेड हो रहा है ना। जो लाइफ स्टॉक एक्टिविटीज़ वो करते हैं, चारा चारा कितने में मिल रहा है बाहर से, ये सब चीज़ें भी पूरा, मतलब एंड टू एंड इन्फॉर्मेशन उनको इस बारे में मिल जाएगा, है ना। डिसीज़ेज़ को कैसे ट्रीट करना है, कोई डिसीज़ अगर है काऊ को, तो कैसे ट्रीट करना है, वो सब भी इसमें पता चल जाएगा, है ना। द सिस्टम विल ऑल्सो इंक्लूड रोबस्ट एंड ब्रीडिंग सिस्टम, रोबस्ट एनिमल ब्रीडिंग सिस्टम, न्यूट्रिशन, है ना, न्यूट्रिशन क्या देना चाहिए, डिसीज़ सर्वेलियंस, डिसीज़ को कैसे कंट्रोल करें, डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम्स होंगे, है ना। ट्रेसिबिलिटी मैकेनिज्म होगा, है ना, कहीं आपका कहीं पशु खो ना जाए, है ना, तो उसके लिए ट्रेसिबिलिटी मैकेनिज्म भी होगा। तो इस टाइप से जीपीएस लगा दो इसमें, और क्या। यहाँ जीपीएस चिप्स आजकल तो वैसे भी लगने लगे हैं ना, तो जीपीएस लगा लो ताकि खोए ना, है ना। तो इस टाइप से नेशनल डिजिटल लाइफ स्टॉक मिशन में हम काम करने वाले हैं, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और रिवर रैंचिंग प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। ये रिवर रैंचिंग प्रोग्राम क्या है, सबसे पहले तो रैंचिंग मतलब प्रोडक्शन होता है बेसिकली। रैंचिंग मतलब कि आप जैसे कैटल रैंचिंग होता है ना, मतलब जैसे इसमें फ़िश प्रोडक्ट, रिवर रैंचिंग में फ़िश प्रोडक्शन की बात की गई है, तो इसमें हम क्या करते हैं, कैप्टिव ब्रीडिंग करते हैं उनकी। जैसे जब फ़िश होती है ना, तो उसको फिर हम पहले पूरा उसको डेवलप करेंगे और फिर बाद में ओपन सी में छोड़ देंगे, है ना। है ना, फिर जब वो एडल्ट मतलब पूरी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एडल्ट हो जाएगी, फिर उसको हम हार्वेस्ट कर लेंगे। इस टाइप से ये होता है रिवर रैंचिंग। तो इसको किसने लॉन्च किया है, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने, है ना। क्या है ये, एक फॉर्म ऑफ एक्वाकल्चर है ना, जिसमें हम पॉपुलेशन ऑफ फिश स्पीसीज जो है सच एज सैल्मन, जिसको खाते हैं लोग जनरली, उसको कैप्टिविटी में हेल्ड करके, उसका कैप्टिविटी में हेल्ड करके इट इज़ हेल्ड इन कैप्टिविटी फॉर द फर्स्ट स्टेज ऑफ देयर लाइफ एंड देन रिलीज, है ना। फिर फर्स्ट स्टेज ऑफ द लाइफ में उनको उनकी कैप्टिव ब्रीडिंग की जाती है, उसको फिर रिलीज़ कर दिया जाता है। फिर जब वो एकदम एडल्ट बन जाते हैं, अपनी एंड ऑफ लाइफ पे पहुंच जाते हैं, फिर उसको हम हार्वेस्ट कर देते हैं, है ना। व्हेन दे रिटर्न फ्रॉम द सी टू देयर फ्रेश वाटर बर्थ प्लेस टू स्पॉन, है ना। उसके बाद रिवर रैंचिंग प्रोग्राम इज इंट्रोड्यूस एज अ स्पेशल एक्टिविटी अंदर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम
फॉर ऑगमेंटिंग एंड एनहांसिंग द फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। तो फिश प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये हमारा इनिशिएटिव है। कौन सा? प्रधानमंत्री, मतलब ये तो है ही, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा में भी हम यही कर रहे हैं, बट रिवर रैंचिंग प्रोग्राम भी उसमें एक एडिशन है ना। आगे बढ़ते हैं और नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। इस बार जोशुआ एंग्रेस्ट एंड गुइडो एम्बेंस को मिला है। किस लिए मिला है? कैजुअल रिलेशनशिप्स की स्टडी इन्होंने करी थी, इसमें कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया, इसलिए इसको मिला है। बस यही आपको याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है ना। तो इसमें रटने वाला है, ये आप थोड़ा 2-3 बार देख लेना। उसके बाद अगला आता है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, है ना। क्या मतलब हो सकता है इसका? देखो, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें क्या है? सन एक ही है ना। सन एक ही है ना। और वर्ल्ड भी एक ही है, मतलब पूरा धरती भी एक है ना। तो इसका कंसेप्ट क्या है? और इसका मतलब ये है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने ये कंसेप्ट दिया था कि भाई सन हमारे पास एक है, पूरे सोलर सबके लिए, इंसान सबके लिए सन एक है, धरती भी एक है, तो ग्रिड भी एक होना चाहिए। क्या मतलब है कि देखो अभी क्या होता है कि सोलर एनर्जी को हार्नेस करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ अपना डिफरेंट डिफरेंट वो करते हैं कि भाई मान लो इंडिया में देखो अर्थ तो रोटेट कर रहा है ना, तो कभी किसी पार्ट पे डार्कनेस होगा, कभी किसी पार्ट पे रोशनी होगी, बट कोई ना कोई पार्ट तो रोशनी में हमेशा होगा ना, मतलब समझ में आ रहा ना, कोई ना कोई पार्ट रोशनी में हमेशा हो जाएगा। तो हमारा मकसद ये है कि हम 24/7 ये सोलर एनर्जी को हार्नेस कर पाएँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो भी पार्ट रोशनी में होगा वहाँ पे हम सोलर एनर्जी जनरेट करेंगे, ठीक है, और उसको एक ही ग्रिड में जाके स्टोर करेंगे। समझ में आ रहा है? अभी क्या होता है, अलग अलग ग्रिड है, हर कंट्री का अपना अलग ग्रिड है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सारी जो ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सन का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है ना, उन सबको एक ग्रिड से कनेक्ट कर देंगे ताकि ये सारे लोग अपनी एनर्जी इस ग्रिड में स्टोर करें और यहीं से ही सारे लोग अपनी एनर्जी लें, है ना। तो ये मकसद है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का। ग्रिड मतलब बेसिकली जहाँ से आप पावर लेते हो ना, दैट इज़ ग्रिड, है ना। तो इसमें क्या है, मेगा प्लान है दैट कॉल्स फॉर ट्रांस नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, ट्रांस नेशनल बिटवीन नेशंस सप्लाइंग सोलर पावर अक्रॉस द ग्लोब, है ना। इट विल कनेक्ट 140 कंट्रीज थ्रू कॉमन ग्रिड दैट विल बी यूज्ड टू ट्रांसफर सोलर पावर। तो 140 कंट्रीज़ को हम एक ग्रिड से कनेक्ट कर देंगे और फिर उनसे हम बेसिकली पावर, उनसे मतलब वो सारे एक ही जगह पे पावर अपनी देंगे और एक ही जगह से पावर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सारे वर्ल्ड को। आइडिया वॉज फ्लोटेड बाय पीएम मोदी इन 2018, है ना, ड्यूरिंग द फर्स्ट असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, है ना। तो ये हो गया अपना आर्टिकल। उसके बाद अगला आर्टिकल है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को बेसिकली अब महारत्ना स्टेटस दे दिया गया है ना। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महारत्ना कब दिया जाता है। तो कोई भी कंपनी जब 5,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट शो करती है 3 कंसेक्यूटिव साल तक, है ना, लगातार 3 साल तक 5,000 करोड़ का प्रॉफिट होता है उनको, है ना, और एवरेज टर्नओवर होता है 25 करोड़ का फॉर 3 ईयर्स एंड इट शुड हैव एन एवरेज एनुअल नेटवर्थ ऑफ 15,000 करोड़ फॉर 3 ईयर्स, है ना। तो तब हम उसको देते हैं महारत्ना का स्टेटस। ऑब्वियसली इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये है कि नवरत्ना वो होनी चाहिए पहले, है ना। ऐसा नहीं है कि मिनी रत्ना को आप डायरेक्ट महारत्ना दे दो, ऐसा नहीं है। पहले नवरत्ना का स्टेटस दिया जाता है ना, फिर उसके बाद महारत्ना का स्टेटस दिया जाता है ना। तो आपका होमवर्क क्या है, आप मेरे को ये बताओगे कि सिंस अभी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को इंक्लूड कर दिया गया है महारत्ना में, तो अभी एट प्रेजेंट कितनी महारत्ना कंपनीज़ हैं इंडिया में, है ना। जैसे ONGC हो गया, है ना, गेल हो गया, BPCL हो गया, IOCL हो गया, है ना, HPCL हो गया। तो ये सब आपको बताना है। पावर ग्रिड हो गया, अब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी हो गया, है ना। तो ये जो है ये आपको बताना है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और PLI स्कीम फॉर प्रमोटिंग टेलीकॉम एंड नेटवर्क प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो PLI क्या है? प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, है ना। हम कितनी बार इसके लिए बात कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। जब गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था तो उसमें क्या था, उसमें यही था कि भाई अगर आप इंडिजीनियसली जो मैन्युफैक्चरिंग करते हो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की, अगर उनकी आप इंक्रीमेंटल सेल्स करते हो तो उस पर 4 से 5% हम आपको इंसेंटिव देंगे, है ना। यही मकसद था PLI स्कीम का। तो अब इसी स्कीम को ना अलग अलग सेक्टर्स में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। हमने पिछले महीने पढ़ा था टेक्सटाइल सेक्टर के लिए इंप्लीमेंट किया था, है ना। अभी ये टेलीकॉम सेक्टर के लिए इंप्लीमेंट हो रहा है। तो मकसद सबका सेम ही है ना, टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन टेलीकॉम एंड नेटवर्क प्रोडक्ट्स, है ना, बाय इंसेंटिवाइजिंग इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट्स, है ना। टारगेट सेगमेंट्स की अगर हम बात करें तो कोड ट्रांसमिशन इक्विपमेंट 4G 5G नेक्स्ट जनरेशन रेडियो एक्सेस नेटवर्क एंड वायरलेस इक्विपमेंट को हम प्रमोट करेंगे। कस्टमर प्रेमाइसेस इक्विपमेंट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एक्सेस डिवाइसेस एंड अदर वायरलेस इक्विपमेंट, स्विचेस एंड राउटर्स, इन सबको हम बढ़ाएंगे, है ना। तो ये है मकसद PLI स्कीम का, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बायो इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ बायो इकोनॉमी? बायो इकोनॉमी इज़ अ प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज
टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस एंड सर्विसेज अक्रॉस ऑल इकोनॉमिक सेक्टर्स। ठीक है, तो बेसिकली हम बायो इकोनॉमी में क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। बायो है तो मतलब बायोलॉजिकल रिसोर्सेज होंगे, है ना, तो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को यूज़ करके हम बेसिकली सारी सर्विसेज इकोनॉमिक सेक्टर्स में प्रोवाइड करते हैं, है ना। रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं इसमें, रिसोर्सेज इंक्लूड बायोलॉजिकल रिलेटेड, बायोलॉजी रिलेटेड नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, है ना, इन सबको यूज़ करके हम इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए बेसिकली मोर फोकस किया गया है इसमें, है ना। नॉर्थ ईस्ट विल बी डेवलप्ड एज बायो इकोनॉमिक हब, है ना। बायो इकोनॉमी कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल जीडीपी इज एट 2.7% ऑफ द जीडीपी। इसमें एक एग्जांपल है बहुत ही फेमस, ऐसा ले सकते हो जो हमने पढ़ा है बायो फर्टिलाइज़र का, है ना। तो बायो फर्टिलाइज़र का क्या होता है, जो वेस्ट होता है उससे हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं ना। और वैसे इन जनरल फर्टिलाइज़र कैसे बनता है, केमिकल वेमिकल से बनता है ना। तो ये अगर हम फर्टिलाइज़र बना रहे हैं तो हम बायो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, तो इसी को बायो इकोनॉमी बोलते हैं। सिंपल एज दैट, है ना। अब जैसे मान लो एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल जब हमको वेस्ट को हटाना रहता है, जैसे ऑयल स्पिल्स को हटाना रहता है ना, तो ऑयल स्पिल्स को हटाने के लिए एक मेथड ये आप केमिकल्स यूज़ करो, है ना। दूसरा ये है कि आप बैक्टीरिया यूज़ करो, है ना, बायो रेमेडिएशन की टेक्निक यूज़ करो, है ना। तो मान लो इसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लगता है इन बैक्टीरियाज़ का, है ना, तो क्या होगा उससे, दैट इज़ अ बायो इकोनॉमी, है ना। तो ये सब आता है बायो इकोनॉमी में, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं बायोटेक किसान के बारे में, है ना। तो बायोटेक किसान क्या है भाई, बायोटेक किसान तो इट इज़ अ साइंटिस्ट फार्मर, बायोटेक मतलब टेक्नोलॉजी, है ना, बायोटेक मतलब बायोटेक्नोलॉजी, किसान मतलब फार्मर, तो इन दोनों को हमने लिंक कर दिया है, दैट इज़ बायोटेक किसान, है ना। तो साइंटिस्ट और फार्मर्स का पार्टनरशिप स्कीम है ना। किसने लॉन्च किया, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने। बायोटेक है तो बायोटेक्नोलॉजी ही होगा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना। एम इसका क्या है कि भाई हम साइंस लेबोरेटरीज़ को कनेक्ट करेंगे फार्मर्स के साथ, ताकि उनके हम प्रॉब्लम समझ के उनके इनोवेटिव सॉल्यूशंस ला पाएँ, है ना, और टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट कर सके कहाँ पे, एट फार्म लेवल, ठीक है। तो ये इसका मकसद है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में। तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स का 10th एडिशन बेसिकली रिलीज़ हुआ है, इंडिया की 71st रैंक आई है आउट ऑफ 113 कंट्रीज़। कौन रिलीज़ करता है, लंदन बेस्ड इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट, जैसे मिनट एंड स्पॉन्सर्ड बाय कॉटेवा एग्री साइंस, है ना। 58 यूनिक इन सिक्योरिटी इंडिकेटर्स पे ये बेसिकली रैंक करता है ना। उसके बाद अगला आर्टिकल है अबाउट सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, है ना। क्या है ये सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, कुछ नहीं है। जैसे आपने लिबोर लिबोर का पहले आपने कंसेप्ट पढ़ा है, लंदन लंदन इंटरबैंक लंदन इंटरबैंक लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट जो होता है ना, वो जो लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट होता है वो आपने पढ़ा होगा पहले, है ना। तो उसी के लाइंस पे ही है कि जब एक बैंक दूसरे बैंक से बेसिकली लोन लेता है, एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेता है ना, तो कोई एक पर्टिकुलर रेट पे लेता है ना, वो होता है लिबोर। वैसे ही सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट है ना। अब ये अलग सा कोई नाम आ गया इसमें, SOFR करके, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें भी उसी लाइंस पे ही है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो इन्वेस्टर्स हैं वो इनको पैसा देते हैं, ये इनको बॉन्ड्स देते हैं, है ना। ओवरनाइट लेंडिंग होती है और इसमें ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इंटरेस्ट अर्न करते हैं, है ना। तो इट इज़ अ बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट फॉर डॉलर डिनोमिनेटेड डेरिवेटिव्स। तो डॉलर डिनोमिनेटेड बेसिकली लोन्स दिए जाते हैं इसमें, है ना। और loans that is replacing the LIBOR. Daily SOFR is based on transaction in the treasury repurchase market where investor offer bank overnight loans backed by their bond assets, है ना। तो ये इसके जो इंटरेस्ट रेट होते हैं ये उस रेट पे कैलकुलेट किए जाते हैं कि ये जो इन्वेस्टर्स हैं वो कितने पे बॉन्ड खरीद रहे हैं, है ना, कितने पे ये लोग कितना पैसा देके कितने इंटरेस्ट रेट पे बॉन्ड खरीद रहे हैं, वो उस पे डिटरमाइन होता है ना। तो बस कुछ नहीं है, कंट्रीज़ का अपना अलग से भी है, जैसे सोनिया है, इओनिया है, ये अपनी कंट्रीज़ का खुद का अलग से भी बेंचमार्क रेट्स हैं, है ना। तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। उसके बाद आगे बात करते हैं महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में। तो क्या है ये महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम, तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें मैं बताता हूँ क्या है कि डिस्ट्रिक्ट में हमको डेवलपमेंट करना है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, यूथ को इन्वॉल्व कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट करने के लिए यूथ को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। इसमें ना बेसिकली क्या होता है, अच्छी चीज़ है, आप भी कर सकते हो इसमें। इसमें क्या है कि आपका एक टेस्ट होता है, मतलब क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू राउंड होता है, कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं, कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं जो बेसिकली 21 से 30 साल के बीच में होते हैं ना। उनको क्या करते हैं हम, उनको 2 साल के लिए IIM बैंगलोर में ट्रेनिंग दी जाती है। और विद इन द ट्रेनिंग उनको डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के साथ स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके
वहाँ के जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनके लिए इनोवेटिव सॉल्यूशन लाना होता है, इम्प्लीमेंटेबल, है ना। तो आप उसमें कलेक्टर के साथ काम करते हो, आप डिफरेंट अथॉरिटीज़ के साथ काम करते हो जो एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे काम कर रही होती हैं। तो अगर जैसे आप IAS बनने का ड्रीम कर रहे हो, तो दिस कैन बी अ वेरी गुड फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स इट। आप देखोगे कि भाई डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम से कैसे हम इनोवेटिव सॉल्यूशंस ला सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, है ना। तो इसमें आपको बेसिकली पहले साल में स्टाइपेंड मिलता है 50,000 का, और अगले साल आपको 60,000 का स्टाइपेंड मिलता है। तो ये सब भी इसमें है, आप देख सकते हो, IIM बैंगलोर की साइट पे जाके देख सकते हो इसको, है ना। तो यही है क्या, यही है महात्मा गांधी फेलोशिप। तो इसमें फेलोज़ बेसिकली सेलेक्ट होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट में जाके डेवलपमेंट करते हैं, है ना। समझ में आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, संभव के बारे में बात करते हैं, संभव अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में। तो ये किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज ने, है ना। तो इसमें क्या है संभव प्रोग्राम में, इसमें स्टूडेंट्स होते हैं डिफरेंट कॉलेजेस ITIs के, बहुत पैन इंडिया के बेसिकली स्टूडेंट्स होते हैं, जो 130 विल बी इनकरेज बाय 130 फील्ड ऑफिसेज ऑफ द मिनिस्ट्री टू टेक अप एंटरप्रेन्योरशिप एंड मेड अवेयर ऑफ द वेरियस स्कीम्स ऑफ MSME। तो बेसिकली इसमें क्या करना रहता है, इनको जो ये स्टूडेंट्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अवेयरनेस फैलाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, है ना। तो जिनको नहीं मालूम है उन सब के जो MSME की स्कीम्स हैं, बेसिकली जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्कीम है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम हो गई, है ना। तो ये सब के बारे में ये लोग अवेयरनेस फैलाते हैं, है ना। तो ये है संभव अवेयरनेस प्रोग्राम, है ना। दूसरा आता है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है। तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल क्या है, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, जिसको ये क्या करती है, ये बेसिकली एडवाइस देती है। अब जैसे नाम ये क्या है, इकोनॉमिक एडवाइजरी, तो इकोनॉमिक एडवाइस देगी किसको देगी, PM को देगी, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर को ये बेसिकली इकोनॉमिक एडवाइस देती है और उससे रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में रिकमेंडेशन देती है ना, टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद अ न्यूट्रल व्यू पॉइंट, है ना। नीति आयोग सर्व्स एज अ नोडल एजेंसी, तो ये आपको याद रखना है, नीति आयोग जो है वो नोडल एजेंसी की तरह इसकी काम करती है ना। उसके बाद ये एक रिपोर्ट रिलीज़ करती है, एनुअल इकोनॉमिक आउटलुक, ये आपको याद रखना है, एनुअल इकोनॉमिक आउटलुक कौन रिलीज़ करता है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, है ना। उसके बाद अगला आर्टिकल के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ अबाउट कृषि उड़ान 2.0। तो कृषि उड़ान क्या है, कृषि मतलब फार्मर को उड़ान करानी है हमको, मतलब फ़्लाइट में डालेंगे फार्मर को, है ना, फ्लाइट से उसको ट्रैवल कराएंगे, ऐसा है क्या, नहीं। फार्मर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है, उसकी खेती। तो फार्मर के लिए जो किसान है उसकी खेती को हम मतलब डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड तक पहुंचाएंगे थ्रू प्लेन्स, है ना। मतलब वही एयर कनेक्टिविटी करेंगे हम उनके मतलब हार्वेस्टेड प्रोडक्ट्स की, है ना। तो इट प्राइमरी फोकसेस ऑन ट्रांसपोर्टिंग पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट्स, जो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, जैसे दूध है ना, वो ख़राब हो जाता है। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं जो ख़राब हो जाती हैं, उनको हम एयर कनेक्टिविटी के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड तक पहुँचाएंगे। फ्रॉम हिली एरियाज, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स एंड ट्राइबल एरियाज, द स्कीम एम्स at seamless, cost-effective, time-bound air transportation and associated logistics for agri-produce originating specially from north-east hilly tribal regions। तो इन पे मेजर फोकस है, किस पे, नॉर्थ-ईस्ट हिली एंड ट्राइबल रीजन्स पे मेजर फोकस है ना। द ऑब्जेक्टिव्स आर टू इंक्रीज द शेयर ऑफ एयर इन द modal mix of transportation of agri produce which includes horticulture, fishery, livestock and processed products। तो ये सारे प्रोडक्ट्स की हम एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे इससे, है ना, ये इसका मकसद है, ठीक है। तो यही था आज का लेक्चर, इसके MCQs आ जाएंगे, है ना। और आज से हम ये भी करेंगे कि हम पाँच करंट अफेयर्स के और 5 स्टैटिक, कोई एक स्टैटिक टॉपिक लेके उसके करंट अफेयर उसके क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करने वाले हैं ना। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर सो पेशेंटली। फॉर मोर lectures you can log on to www.thelemanway.com where we have a lot of free courses running and thank you so much। I'll see you in our next lecture जहाँ पे हम MCQs डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड, है ना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।